दोस्तों, अनसेंसर्ड में आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ देश के सबसे बड़े किडनैपर की। जी हाँ, इस हिंदुस्तान में किडनैपिंग की दुनिया में अगर बात की जाए तो सबसे बड़े किडनैपर्स में दो लोगों का नाम आता है। पहला है बबलू श्रीवास्तव और दूसरा नाम जो है वो है आफ्ताब अंसारी का। वैसे कह नहीं सकते कि इन दोनों में सबसे बड़ा किडनैपर कौन है, लेकिन दोनों ने इक्वली किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम दिया और कई बड़े लोगों की किडनैपिंग इन दोनों गिरोह ने मिलकर किया। आपको बताऊं कि आफ्ताब अंसारी मूलतः उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला था। क्योंकि ईस्टर्न यूपी का जो एरिया है, आप जानते हैं, जितने भी क्राइम और क्रिमिनल्स निकल के आते हैं वो उस खास एरिया से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो आफ्ताब भी उसी इलाके का रहने वाला था और शुरुआती दिनों में जब इसने शुरुआत की तो बनारस में ही एक और किडनैपर था जो छोटी मोटी किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। तो पहले इसने उसके साथ जुड़कर किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, उस गैंग के लिए काम करना शुरू किया और किडनैपिंग से जुड़ी हुई छोटी छोटी बारीकियां, जैसे कि किडनैपिंग में बेसिकली होता है कि आप अपने जो टारगेट है उसकी पहचान करें कि किसके पास पैसा ज़्यादा है, मालदार पार्टी कौन है जो आपको कैश दे सके, लिक्विड में कैश दे सके। दूसरी चीज़ें हैं कि जब आप किसी को किडनैप करते हैं तो आप उसे कहाँ रखेंगे, गाड़ियों का इंतज़ाम कैसे होगा, रैंसम के लिए कौन कॉल करेगा और फिर रैंसम अमाउंट कैसे कलेक्ट किया जाएगा और फिर जिसे आपने किडनैप किया है उसे कहाँ आप ड्रॉप करोगे, कैसे डिलीवर करोगे सेफली। तो जब उस बनारस के उस गिरोह के साथ जब आफ्ताब अंसारी जुड़ा तो वो किडनैपिंग की इन छोटी छोटी बारीकियों को समझ रहा था और लगभग समझ चुका था। इसी दौरान उसने इस गैंग के साथ किडनैपिंग की एक घटना को गाजियाबाद में अंजाम दिया। लेकिन जब किडनैपिंग का अमाउंट कलेक्ट करना था तो अपने बॉस के साथ जब आफ्ताब अंसारी पहुंचा तो पता चला कि जिसे किडनैप किया गया था उसके परिवार वालों ने पुलिस को पहले ही सूचना दे रखी थी और उसी दौरान इनकाउंटर में उसका जो बॉस था वो मारा गया और आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब को तिहाड़ जेल दिल्ली में जो है वहाँ भेजा गया। और आमतौर पे जैसा आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब जेल जाते हैं तो या तो वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि जेल जाने के बाद बंदा और बिगड़ जाता है। तो आफ्ताब के साथ कुछ यूं हुआ कि यूं तो आफ्ताब का मतलब सूरज होता है, लेकिन तिहाड़ जाने के बाद आफ्ताब जुर्म की काली दुनिया और उसके अंधेरों में समाता चला गया। तिहाड़ में जब आफ्ताब को रखा गया तो उस दौरान तिहाड़ जेल में जम्मू कश्मीर के और देश के अलग अलग, आप जानते हैं तिहाड़ सबसे बड़ा जेल है, तो छटे हुए जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें ही रखा जाता है। और उस दौरान तिहाड़ जेल में जम्मू कश्मीर के कई आतंकवादी संगठन के टेररिस्ट को भी रखा गया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, इन तमाम अल-कायदा, इन तमाम जो मुजाहिदीन जिहादी संगठन थे, जो कट्टरवादी संगठन थे, उसके टेररिस्ट भी वहाँ पे अरेस्ट करके रखे गए थे। और उसी दौरान जब आफ्ताब अंसारी को वहाँ रखा गया तो इसकी मुलाकात उन टेररिस्ट से भी हुई और इसका जो सर्कल है वो उन लोगों के साथ भी बन गया। जेल में रहने के दौरान इसके अंदर थोड़ी कट्टरता भी आई और वहीं पे इसकी मुलाकात हैप्पी नाम के एक बंदे से हुई जो कि बबलू श्रीवास्तव गैंग का मेंबर था। और वहीं से इसने बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ कोलैबोरेट करके कई घटनाओं को अंजाम दिया। आफ्ताब अंसारी जब जेल से बाहर आया तो बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ मिलके, हैप्पी के साथ मिलके उसने एक प्लान किया कि अब चूंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो उसने प्लान किया कि एक ऐसी किडनैपिंग की जाए जिससे उसे बड़ा अमाउंट हासिल हो। और इस क्रम में उसने बनारस में ही रह रहे एक कोयला व्यापारी को अपने टारगेट में लिया। चूंकि आफ्ताब खुद बनारस का था तो उसने बनारस में रह रहे एक कोयला व्यवसायी को टारगेट किया, उन्हें अगवा भी किया और अगवा भी किया तो बड़े ही फिल्मी अंदाज में। आफ्ताब अंसारी ने जब उस कोयला व्यवसायी को अगवा किया तो इन लोगों की टीम ने, आफ्ताब अंसारी की टीम ने उस व्यवसायी के यहाँ सीबीआई बनकर रेड मारने के हिसाब से वो लोग उस कोयला व्यवसायी के यहाँ पहुंचे और वहां से उस व्यापारी को अगवा किया। और कहा जाता है कि इस किडनैपिंग केस में उसने 3 करोड़ की फिरौती भी वसूली। जब उसे 3 करोड़ की फिरौती मिली तो उसके सारे बेसिक्स जो चीजें थी वो क्लियर हो गया, दूर हो गया और आफ्ताब अब अलग लेवल पे किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देना लगा। कहा जाता है कि इसके बाद उसने एक बहुत बड़े पार्टी का किडनैपिंग काठमांडू में किया और काठमांडू में इस किडनैपिंग की घटना को अंजाम देने के एवज में आफ्ताब अंसारी को 20 करोड़ रुपए की फिरौती मिली। और यह भी कहा जा रहा है कि काठमांडू में ये जो किडनैपिंग हुई वो निरंजन शाह नाम के एक व्यक्ति की गई थी और इस फिरौती के एवज में आफ्ताब अंसारी ने जो निरंजन शाह को किडनैप किया था
उसे 45 दिनों तक अपनी हिरासत में रखा और 45 दिन की हिरासत के बाद आफ्ताब ने उसे दरबार हाउस वाले, काठमांडू में जो दरबार हाउस है, उस इलाके में ले जाकर निरंजन शाह को छोड़ा और बदले में 20 करोड़ की फिरौती वसूली। आफ्ताब का दिन ब दिन हौसला बढ़ता जा रहा था और वो बड़ी बड़ी किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देने लगा। और इस बार आफ्ताब ने प्लान किया कि वो हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा किडनैपिंग करेगा और इसके लिए वो और उसके गुर्गे अलग अलग जगहों पे टारगेट को तलाश करने लगे। काफी जद्दोजहद के बाद इन लोगों ने प्लान किया कि इस बार ये लोग जिसकी किडनैपिंग करेंगे वो नाम था खादिम ग्रुप के चेयरपर्सन का। जी हाँ, खादिम ग्रुप के चेयरपर्सन को इन लोगों ने टारगेट में लिया और उन्हें किडनैप करने की योजना बनाई। इस योजना के लिए चूंकि उन्हें रेकी करनी थी, उनके सारे लोग, उनके जो चेयरपर्सन खादिम ग्रुप के थे, उन्हें फॉलो करना शुरू किया। उनका नाम पार्थ था और जब उसे लगा कि अब इन्हें हमें किडनैप करना है तो उसने उनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और पता चला कि वो योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उन्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयर हैं। तो एक इनके कुछ लोग जो है वो योगा ट्रेनर बन के उनके पास जाते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। फिर मुंबई से, चूंकि जब 2 नंबर का पैसा आया तो इसके कनेक्शंस मुंबई, दुबई हर जगह होने लगे। तो मुंबई से फिर एक बार डांसर को कोलकाता भेजा गया जो कि रैंसम अमाउंट और नेगोशिएशंस और ये सब में इन्वॉल्व रहेगी। ऐसे करके इन लोगों ने प्लान बनाया और एक दिन जब पार्थ अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में आफ्ताब अंसारी के गुर्गों की 2 गाड़ियों ने उन्हें ओवरटेक करके पार्थ साहब को किडनैप कर लिया। हालांकि कहा जाता है कि जब पार्थ साहब जा रहे थे तो ड्राइवर जो उनका था वो भी काफ़ी कोशिश किया, लेकिन गन के बट्टे से पहले उससे मारा गया। उसके बाद पार्थ जी को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया और कुछ दूर जाने पे पार्थ भी जब स्ट्रगल कर रहे थे बचने के लिए तो उनके पैर में एक गोली मार दी गई। उसके बाद उन्हें एक सुदूर इलाके में ले जाया गया जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से टच करता था। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया में पार्थ को रखा गया और उन्हें किडनैप करने के एवज में इन लोगों ने फिर से 25 करोड़ की फिरौती मांगी। हालांकि कहा जाता है कि इतनी फिरौती मिली नहीं, लास्ट में 4 या 5 करोड़ की ही फिरौती इन लोगों को मिली, क्योंकि ना तो कभी पार्थ जी की फैमिली ने, खादिम्स ग्रुप के जो मालिक है, ना तो उनकी फैमिली ने कभी इस बात को डिस्क्लोज किया, एक्सेप्ट किया। और लेकिन जो आफ्ताब अंसारी के गुर्गे थे उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली 5 करोड़ की फिरौती वसूली गई। मांगा 25 करोड़ गया था, लेकिन नेगोशिएशन ये सब होने के बाद जो है ये अमाउंट वसूला गया और बाद में पार्थ जी को एक सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में, सुनसान इलाके में जाके छोड़ दिया गया। क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर पे इसलिए रखा गया था कि अगर पुलिस की दबिश बढ़ती है तो वो तुरंत वहाँ से बांग्लादेश जो है वो क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो एरियाज़ हैं मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है, तो उधर भी उसके गुर्गे थे, इधर भी थे और इस बीच इसने दुबई में भी कनेक्शंस बना लिए थे। और जब पार्थ जी का किडनैपिंग हुआ तो जो रैंसम के लिए कॉल आता था वो दुबई से आता था। इसी दौरान आफ्ताब ने जब इस घटना को अंजाम देने के बाद एक मुठभेड़ में, पुलिस मुठभेड़ में आफ्ताब का एक खास आदमी मारा गया और जैसे ही इस आफ्ताब अंसारी का ये गुर्गा मारा गया तो आफ्ताब ने ये प्रण किया कि ये इसका बदला लेगा। बदले की भावना में आफ्ताब ने कोलकाता में अमेरिकन कल्चर सेंटर पर इसके लोगों ने हमला किया, जहां पे 6 से 8 लोग मारे गए। और उसी दौरान अमेरिकन खुफिया एजेंसी के चीफ, जो FBI है, उसके चीफ इंडिया में थे और यहाँ के जो CBI के डायरेक्टर हैं उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उसी दौरान ये हमला हुआ। तो उन लोगों के संज्ञान में ये बात आई। तो जब ये पता चला कि आफ्ताब अंसारी दुबई में है तो यहाँ की टीम, अमेरिकन टीम ने मिलकर एक दूसरे से कोलैबोरेट किया और इन लोगों ने अपनी अपनी गवर्नमेंट को बोला कि अगर अमेरिका और इंडिया जॉइंटली मिलकर काम करता है तो दुबई से आफ्ताब अंसारी, जो कि अमेरिकन कल्चरल सेंटर पर भी हमला करने का दोषी है और कई बड़े किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है, तो इसे दुबई से वापस लाया जा सकता है। इसके बाद दोनों देश की पुलिस की टीम और जांच एजेंसियां मिलकर काम करने लगी। पता चला कि आफ्ताब अंसारी अपनी जितनी भी किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देता था वो नाम बदल कर देता था, अलग अलग नाम से देता था और जो उसने पासपोर्ट बनवाया था वो पटना से बनवाया था। पटना में उसे सहूलियत लगी और उसने अपना एक फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाया, लेकिन फिंगरप्रिंट्स और जो फॉरेंसिक चीज़ें होती है वो आफ्ताब अंसारी का ही था। तो दुबई में जब पुलिस की टीम ने इसके चारों तरफ अपना घेरा कसना शुरू किया तो पता चला कि ये अपना एक फर्जी पासपोर्ट और बनवा रखा था और वहां से पाकिस्तान भागने की फिराक में था, जहां की उससे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट करके वापस इंडिया लाया गया। हिंदुस्तान लाने के बाद आफ्ताब अंसारी पे मुकदमा चला और पहले मुकदमे में आफ्ताब अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। खादिम ग्रुप और जितने भी किडनैपिंग्स वगैरह उसने की थी उसमें आजीवन कारावास की सजा हुई। और अमेरिकन कल्चर सेंटर पर जो हमला हुआ, इन तमाम चीज़ों को जब रिव्यू किया गया तो एक और बाकी जो केसेस थे उसमें आफ्ताब अंसारी को लोअर कोर्ट और बाद में फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने सजाए मौत की सजा दी। लेकिन इसके बाद आफ्ताब अंसारी की टीम सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और वहां जाके
सुप्रीम कोर्ट आफताब अंसारी की मौत की सजा पे रोक लगा देता है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों को अंजाम दिया है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि बड़े बड़े क्रिमिनल कानूनी दावपेंच आजमा कर और न्याय प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं उसकी आड़ में खुद को बचा ले जाते हैं। फिलहाल आफताब अंसारी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका नेटवर्क देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने किडनैपिंग की घटना को अंजाम दे रहा है। तो ये कहानी थी आफताब अंसारी की, जो देश दुनिया के बड़े किडनैपर्स में से एक माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि बिहार में जो किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले थे शहाबुद्दीन, तो शहाबुद्दीन जो कि राष्ट्रीय जनता दल का सांसद भी रहा है, और शहाबुद्दीन के नाम भी बहुत सारे किडनैपिंग के केसेस दर्ज हैं, मर्डर के केसेस दर्ज हैं। तो कहा जाता है कि आफताब अंसारी के लिंकअप्स बिहार में उससे भी हुआ करते थे, और आज भी उसके गुर्गे उन लोगों के साथ मिलकर नेपाल, बंगाल, बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों में इस घटना को अंजाम देते रहते हैं। किडनैपिंग के इस किंग पिन के बारे में आपकी क्या राय है? आप इसे जानते थे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप किस किडनैपर को जानते हैं जो किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देता है? जुडिशियरी के ड्रॉबैक्स के बारे में भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कमेंट में हमें जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई वारदात की तफ्तीश करते हुए, किसी नई क्राइम स्टोरी को सुनाते हुए आपसे। तब तक विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।